नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए रामदर्श मिश्र जी की कहानी घर लौटने के बाद। रामदर्श मिश्र जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगी, वीडियो के अंत पे रहेगा। इसके अलावा अन्य लेखकों की कहानियों का लिंक भी आपको वहां मिल जाएगा तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अन्य उपन्यास तथा लेखकों की कहानियों का और हिंदी हॉरर स्टोरी का लिंक है, जहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रामदर्श मिश्र जी की कहानी घर लौटने के बाद। कॉलेज से लौट रहा था। आज नया इंक्रीमेंट मिला था, खुश था। तनख्वाह की हल्की हल्की आंच स्पष्ट रूप से अनुभव भी कर रहा था कि अचानक कांव कांव की आवाज से मेरी निगाह बाईं ओर घूम गई। एक गधा चुपचाप खड़ा था और कौवे उसका मांस नोच नोच कर भाग रहे थे। सिद्ध प्रज्ञ गधा कभी कभी असहनीय व्यथा से अपने कान पर फड़फड़ा देता। इतना असहाय था कि अपना मांस नोचते हुए कौवों से प्रतिवाद करने की भी शक्ति उसमें नहीं रह गई थी। गधा वाला अपने 20-25 गधे लिए धीरे से आगे निकल गया। उसने मुड़कर देखा भी नहीं। मेरा मन क्रोध और घृणा से तिलमिला गया। मुझे नरक की सुनी सुनाई कहानियां याद आ गई। खून और पीव की नदी में फंसा हुआ आदमी नीचे बिलबिलाते हुए बड़े बड़े कीड़े काट रहे हैं। ऊपर से चील कौवे मांस नोच नोच कर भाग रहे हैं। एक बार ढीला मारकर कौवों को भगाया। कौवे कांव कांव करते झपाटे से भाग गए और फिर टूट पड़े। मुझे गधे वाले पर घृणा मिश्रित क्रोध आ रहा था। इतना कृतघ्न है यह आदमी। जिंदगी भर इससे काम लिया और बूढ़ा होने पर बेरुखी से छोड़ दिया। चील कौवों के लिए उसके सामने ही कौवे इस जीवित गधे की बोटी बोटी नोच रहे हैं और ये बेवफा आदमी एक बार मुड़कर देखता भी नहीं। और मैं अपने मोहल्ले में आ गया। अपने पड़ोसी मकान की ओर मेरी निगाहें आदत के अनुसार उठ गईं। एक मरियल बूढ़ा नीचे रखी हुई साइकिल लेकर सीढ़ियां चढ़ रहा था। अभी 2 साइकिलें और रखी हुई थी नीचे। बरामदे में वही अधेड़ मुटल्ली औरत, उसकी गुलाबी लड़की और सोने के फ्रेम का चश्मा लगाए हुए उसका कॉलेजियन बेटा निर्लिप्त भाव से बैठे रेडियो सुन रहे थे। बूढ़ा साइकिल लेकर सीढ़ी पर गिर पड़ा था। मुटल्ली औरत रह रहकर गरगरा रही थी, अरे क्यों रे, नखरा करता है? खाने को 3 सेर और एक साइकिल नहीं चढ़ती? गधे वाला दृश्य अभी मन में बास मार ही रहा था कि यह दूसरा दृश्य टूट पड़ा। बूढ़ा गधा, बूढ़ा आदमी, क्या फर्क है दोनों में? दोनों अपनी अपनी लंबी यात्राओं के बाद घर वापस आए हैं, थके हारे, परिवार के बीच विश्राम करने के लिए। लेकिन घर का कोई इन्हें पहचानता ही नहीं। लेकिन जिन अंगों की कमाई से घर महक रहा है, जिन मटमेली आंखों के आशीर्वाद की छांव में बच्चे बड़े हैं, उन पर कोई प्यार से हाथ भी नहीं फेरता। घाव कर रहे हैं लोग, उनकी हड्डियों में अभी भी थोड़ा रस है, निचोड़ लो उसे। वह बूढ़ा साइकिल लेकर जोर से गिर पड़ा। साइकिल झनझना कर नीचे गिर पड़ी। अधेड़ औरत जोर से गरगराती हुई उठी और बूढ़े को पांव से ठेलती हुई गरजी, यह क्या, साइकिल खा जाएगा? बूढ़ा अपना घाव ठंडी आंखों से सेकता हुआ उठा और साइकिल की ओर बढ़ा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब सह नहीं पा रहा हूँ। इच्छा हुई कि जाकर तीनों साइकिलों को उठाकर बरामदे में बैठी तीनों जड़ मूर्तियों पर दे मारूं। मगर यह भी कोई बात हुई? दूसरे के काम में दखल देना कहाँ की इच्छा है? आधुनिक सभ्यता में दूसरों के काम को छेड़ना गंवारूपन का लक्षण है। यहाँ तक कि कोई अपने को मारे या स्त्री की आबरू उतारे तो भी उसे मारने की छूट नहीं। कचहरी में जाओ, 100 तरह के दाव पेचों से अपराधी छूट जाता है और मार खाने वाला या आबरू खोने वाला अपना ठंडा घाव लिए न्याय को ओढ़ लेता है। गधे वाला दृश्य फिर दिमाग में घूम गया। मुझे लगा कि मैं गधे वाला का अपमान कर रहा हूँ। गधे वाले ने थके हारे गधे को छोड़ दिया है। उससे अधिक पेड़ता तो नहीं, उसे खाने वाले चील कौवे हैं। लेकिन यहाँ तो स्वयं इस बूढ़े आदमी के घर वाले इसकी बोटी बोटी नोच रहे हैं। ये तो चील कौवे नहीं, नायलॉन टेरिलिन के कपड़े पहनने वाले, आंखों पर सोने के फ्रेम का चश्मा लगाने वाले, इत्र से देह की दुर्गंध दूर करने वाले, भूगोल खगोल अंतरिक्ष के समाचार सुनने वाले और रेडियो का संगीत पीने वाले शरीफ आदमी हैं ये।
इन शरीफों के तन मन में इस बूढ़े का व्यक्तित्व का ऋण है, उसे चुकाने का शायद शरीफ तरीका यही हो। मेरा इंक्रीमेंट मेरी मौत के पैगाम का सा लगा। हाँ, यह आखिरी इंक्रीमेंट है। ठीक इसी दिन साल भर बाद मैं भी घर वापस लौटूंगा। लंबी यात्रा की वापसी पर घर वाले मुझे भी पहचानेंगे, कौन कहे। मैं घर आकर कुर्सी पर बैठ गया, तनख्वाह के पैसे जेब से निकाले और बेरुखी से पत्नी की ओर फेंक दिए। जी नहीं लगा तो आज जल्दी ही घूमने निकल गया। मेरे आसपास के अवकाश को उसी बूढ़े की तस्वीर तलवार की तरह काटती निकल जाती थी। मुझे बार बार लग रहा था कि इस तस्वीर में मैं कहीं मैं भी हूँ और बहुत से लोग हैं, तरह तरह के लोग यात्रा से लौटे हुए थके आ रहे। यहाँ बता दें कि लेखक को जैसे हर बूढ़े आदमी को की एक ही तस्वीर लग रही थी, जो काफ़ी उस गधे से मिलती जुलती थी जिसने सारी जिंदगी काम किया और आज चील कौवे उसे नोच कर खा रहे हैं। हम लोग इस मकान में नए नए आए थे। मैं खिड़की खोलकर सोया हुआ था। 4 बजे सुबह ही गड़गड़ाहट में मेरी नींद टूट गई। सुना पड़ोसी के घर में कोई भारी नारी स्वर बद्धी ऊंचाई से गालियां उगल रहा है। यह प्रभाती मेरे लिए नई थी। पता नहीं किस भाग्यवान को यह सुगंध नारी कंठ इतने प्यार से जगा रहा है। वह जगा हो या ना जागा हो, मुझे तो जागना ही पड़ा। पड़ोसी के घर में फैले हुए प्रकाश को देखकर अनुमान लगाया कि शायद कोई अलग सुबह ड्यूटी पर जाता होगा। नौकर काम की आपाधापी में कोई सामान तोड़ बैठा होगा। उसी के ऊपर यह सारा आशीर्वाद बरस रहा है। होगा कुछ, अपने को क्या इन पराई बातों से। लेकिन रह रहकर वह नारी कंठ अपनी गड़गड़ाहट से सावधान कर दे रहा था। मैं समझ नहीं पाता था कि माजरा क्या है। मैं अपने अहाते में घूम घूम कर दातून कर रहा था। देखा एक पीला सूखा सा बूढ़ा शरीर एक बाल्टी उठाए घर में से डगमगाता निकल रहा है। बाल्टी में धुले हुए कपड़े कसे थे। वह मरे मन से अहाते में बंधी हुई रस्सियों पर कपड़े फैलाने लगा। मैं उससे 2 ही गज के फासले पर था और करीब 20 मिनट रहा, लेकिन उसने एक बार भी आंख उठाकर मुझे नहीं देखा। शायद नहीं, उसके लिए सहज था। दीनू भाई आया बैन। अरे बैन के बच्चे, चाय की झूठी प्यालियां कब से पड़ी हुई हैं? ठोकर से एक टूट भी गई, इन्हें क्या तेरा बाप धोएगा? वह कपड़े छोड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद लौट आया, फिर कपड़े झाड़ झाड़ कर अलगनी पर डालने लगा। मैं बरामदे के आर्म चेयर पर फैला हुआ एक उपन्यास पढ़ रहा था। फिर चौका। एक मधुर आवाज से एक गुलाबी रंग वाली पतली सी जवान लड़की बूढ़े पर बरस रही थी। उसके पतले लाल लाल होठों से गालियां अनायास ही फिसल रही थी। उसकी हरिणी के समान चंचल बड़ी कजरारी आंखों से रोष का जल बिना कष्ट से झर रहा था। मैं सामने ही था, लेकिन उसने मुझे नहीं देखा। एक अजीब परिवार है जो किसी की ओर देखता ही नहीं, बस अपनी ओर देखता है। बूढ़ा कुछ बोला। चुप, एक चुप, 1000 चुप। शर्म नहीं आती सटर सटर जबान चलाते? अभी गिर गई होती तो सिर नहीं फट गया होता? चौके में पुचाई भी नहीं किया और बहस कर रहा है। वह बूढ़ा चला गया। मैंने देखा कि खिड़की पर खड़ा होकर टाट का एक टुकड़ा निचोड़ रहा है, शायद पहुंचने के लिए। वह लड़की अनासक्त भाव से गुलाब के फूलों की ओर बढ़ गई। 2-4 फूल तोड़े और कबूतर की चाल से मटकती अंदर चली गई। कौन है यह लड़की, यह गुलाब कन्या? शायद इसकी लड़की हो या भतीजी हो या पोती हो या कुछ भी। शायद पढ़ती होगी किसी कॉलेज में। ओ दीनू भाई आया बैन। मेरा चित्त भन्ना आ गया। धम धम की आवाज आ रही थी और साथ ही साथ उस मुटल्ली की गरगराहट भी। शायद पीट रही है और बूढ़ा रो भी नहीं सकता। इच्छा हुई कि कूद कर बैठ जाऊं घर में और क्या क्या सोच जाता हूँ। कोई अपने घर में चाहे कुछ भी करे, मुझे क्या। मुझे लगा कि मेरे भीतर जवानी है और मैं तभी तो हर जगह कोई सरोकार ना होने पर भी सरोकार जोड़ लेता हूँ। फिर तो मैं अभ्यस्त हो गया इन घटनाओं का। सुबह सुबह बरसात से जाम हो गए किवाड़ों को ठक ठक पीटने की आवाज़ आती, समझ जाता दीनू भाई हैं। आधी रात तक खट 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 काम चलका करता। हर खट खुट में दीनू भाई की उंगलियां जुड़ी हुई हैं। यह सत्यबोध मुझे प्राप्त हो गया था। दीनू भाई अपने अहाते में बंदी थे। किसी ने उन्हें बाहर निकलते नहीं देखा। वही फटा पैजामा, वही फटी कमीज, अपने घर से अहाते में ही रहकर प्रेत आत्माओं की तरह भटकते रहते। मेरे मन में हमेशा एक जिज्ञासा कुलाती, कौन है यह बूढ़ा? धीरे धीरे रेंग रेंग कर आने वाले समाचारों को जोड़ा तो चित्र तैयार हुआ है। यह बूढ़ा इस मोटी औरत का श्वसुर है। इसका अपना कहा जा सके ऐसा कोई नहीं। यूं इसने तो सबों को अपना ही समझा है। तभी तो संतानहीन पत्नी के चल बसने के बाद
इसने शादी नहीं की, अपने छोटे भाई और उसकी संतानों को ही अपना मानकर उन्हें जीवन रस पिलाता रहा। सुनता है हूँ कि रेलवे में कहीं हेड क्लर्क था। भाई को अपने पैसों से पढ़ाया और उसकी संतानों को प्यार की छांव में बड़ा किया। मैं कल्पना की आंखों से देख रहा था कि यह गुलाबी लड़की जो अभी इस बूढ़े पर गालियों की टोकरी उलट गई, एक नन्ही सी बालिका है। दीनू भाई की गोद में खेल खेल कर बड़ी हो रही है। ऑफिस से आते ही दीनू भाई इसके लिए फल भी लाते हैं, कतरे काट काट कर खिलाते हैं। त्योहारों पर बढ़िया रंगीन कपड़ों से इसे गुड़िया की तरह सजाते हैं। ताऊ के गुलाबी प्यार में गुलाबी होती जा रही है बालिका, और यह मुटल्ली किसी दरिद्र घर से आई है, चूसे हुए आम की तरह व्यक्तित्व लिए। दीनू भाई के पैसों में बड़ी शक्ति है, दिन दिन मोटी हो गई। यह अंग अंग उभर रहा है, आराम से थुल थुल होती जा रही है। और यह सोने के फ्रेम का चश्मा लगाए जो गोरा गोरा लड़का स्कूटर से कॉलेज जाता है, उसकी गोराई में भी दीनू भाई के व्यक्तित्व साफ झलक रहा है। मगर आज दीनू भाई का अपना कोई नहीं है। छोटा भाई इंश्योरेंस ऑफिस में कोई साहब है, उसका लड़का इस मोटी औरत का पति वकील है। दीनू भाई अब नहीं कमाते, घर वापस आ गए 55 साल के बाद। दीनू भाई ने कुछ जमा नहीं किया, जमा किया तो इस परिवार के खून में, किंतु यह खून इन्हें नहीं पहचानता। प्रोविडेंट फंड के रुपयों से यह बंगला बना है, लेकिन यह इनके लिए पराया घर है। क्या सचमुच पैसा ही सारे संबंधों का सूत्रधार है? मैं सोच रहा हूँ, क्या मुझे भी नहीं पहचानेंगे लोग? मैंने भी तो कुछ नहीं बचाया है, घर के निर्माण में ही खर पाता रहा अपने को। हाँ, ये अपने बेटे हैं, अपनी बहुएं हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, किसके यहाँ जाऊँगा? उदास उदास सा कम्युनिटी बाग पहुँच गया। वहाँ बड़ौदे का सबसे बड़ा बाग है। बीच में एक बड़ा सा मंडप, चारों ओर स्वस्थ प्रस्तर मूर्तियाँ, काफ़ी विस्तृत हरी दूबों से भरा लॉन, मेहंदी की कटी छटी रविशें, एक बनावटी तालाब और तमाम बेंचें। मैं एक बेंच पर बैठ गया। कुछ बातचीत के कोलाहल से मेरा ध्यान टूटा। देखा 20-22 बूढ़े आसपास बैठे दांतहीन जबड़े चला रहे हैं। उफ, मैं रिटायर्ड बेंच के पास आ गया। हाँ, लोग इन बेंचों को इसी नाम से पुकारते हैं। तिजहर होते ही 20-25 रिटायर्ड जिंदगियां इन बेंचों पर आ लुढ़कती हैं। मैंने आज तक इनकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज तो यही मुझ में भर गए। इन सारी आकृतियों में मैं अपने को ही देख रहा हूँ। मैं चुपचाप इनकी बातें सुनने लगा, लेकिन कोई सूत्र पकड़ में नहीं आ रहा था। आपस में इनकी बातें बजबजा रही थी। एक ऐसी भन्नाहट फैल रही थी जिसका अर्थ कुछ भी नहीं होता। शायद इसका एक ही अर्थ होता है, सूत्र हिंसा, भन्नाहट, यहाँ से वहाँ तक। काफ़ी देर तक सुना तो लगा कि ये सब के सब भिन्न भिन्न तरह से एक ही तरह की बात बक रहे हैं। दर्प भरे बीते दिनों की उदास यादें, वर्तमान पीढ़ी की नागावार हरकतें, श्रद्धाहीनता और कभी कभी अपने बेटों की तरक्की की खोखली आत्मतुष्टि। मुझे लगा इस मंडली के सभी सदस्य ऊंचे ओहदे पर रह चुके हैं और इनके परिवार के लोग खुशहाल हैं। दीनू भाई के ठीक विपरीत ये लोग आराम से घर पर बैठे बिठाए गए वक्त पर खाना खा लिया, अकेले कमरे में बैठे माला जप ली, गीता रामायण का पाठ कर लिया, बीच बीच में खांस दिया और छोटे छोटे बच्चों को खिला दिया। कभी कभी अपने बेटे या पोते को उसकी किसी हरकत पर डांट भी दिया। यहाँ दर्द का दूसरा पहलू है, समय नहीं कटता। पाकुर पुकुर 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 दंतहीन मुंह चलाते हैं। कब तक बैठे रहेंगे चुपचाप? चाहते हैं कुछ बोलना, कुछ दखल देना, किंतु घर वालों ने बड़े सम्मान से इनसे प्रार्थना कर रखी है कि आप हरि स्मरण कीजिए, आपको घर की परेशानियों से क्या वास्ता। ये भगवान का भजन करते हैं। मैं इनकी बातचीत अब कुछ कुछ समझ रहा हूँ और यह जानकर आश्चर्य हो रहा है कि इनका आराम इन्हें जीने नहीं देता। घर वालों ने इन्हें बंद कर रखा है, मंदिर के देवता की तरह। लड़के वाले अच्छे पदों पर हैं, कोई इनसे राय नहीं लेता। ये किसी हरकत पर इन्हें टोकते हैं तो बड़े भक्तिभाव से इनकी प्रार्थना करते हैं कि आपको इन सब पचड़ों में पड़ने की क्या आवश्यकता। बच्चे बच्चियां बहुए सभी भक्तिभाव से इनकी उपेक्षा कर जाते हैं और ये अपने सामने बहते हुए जीवन प्रवाह के तट पर पड़े पड़े तुच्छ तिनके की तरह रह रहकर कांप उठते हैं और अपनी सारी संवेदनाओं को अपने में बंद कर। मंदिर के देवता तो केवल प्रसाद और घंटा ध्वनि पाने के अधिकारी होते हैं। मैं देख रहा हूँ इनके पोपले मुंह के हिलते होठों को, इनकी सूद की आंखों को, उठती गिरती परछाइयों को। यह भी कोई जिंदगी है दोस्त? अपने घर में ही पराया, कोई कुछ सुनता ही नहीं। एक जमाना वह था कि एक ऑर्डर पर पूरा ऑफिस दहल जाता था।
आंखों का तेवर देखते ही कर्मचारी कांपने लगते। जिस रास्ते से गुजरा जनसमूह भैंसे के सामने बिछ गया। गांव में गया तो जैसे आंधी आ गई। क्या जमाना था यह वह, जैसे धारा की तरह आते और बह जाते। कितने पैसे कमाए, तब सारा परिवार मेरी इच्छा से के एक संकेत पर उठता गिरता। मेरा एक एक शब्द अमृत के समान पीते थे लोग, और अब भौंकते जाओ, कुछ सुनता ही नहीं। अरे भाई, दुनिया ही तो पैसे की दोस्त है, कहकर कोई बूढ़ा हंस पड़ता, जैसे बहुत बड़ा सत्य कह दिया हो। शाम गहरा गई। वे धीरे धीरे उठकर डगमगाते पैरों से चले गए। एक दर्द मेरे मन में रिस रहा था। आज मुझे क्या हो गया? सोच रहा था, क्या ये लोग दीनू भाई से अधिक सुखी हैं? शायद, शायद हाँ और शायद नहीं। मुझे लगा उन बेंचों से निकलकर कुछ जवान छाएं अंधकार भरे आकाश में फैल रही हैं। मैंने बिजली के हल्के हल्के प्रकाश में गौर से देखा। इन जवान छायाओं की आकृतियां इन बूढ़ों से कुछ मिलती जुलती हैं। यह कलेक्टर है, दर उछाल रहा है। मैं जिले का स्वामी हूँ, किसी को बना भी सकता हूँ और बिगाड़ भी सकता हूँ। एक मिल मालिक एक बड़ा सा गड्ढा, शायद नोटों का है, लिए सामने खड़ा है। छाया मुस्कुराती है। यह पुलिस ऑफिसर है। कितने अपराधियों निरपराधियों को हाँक रहा है, रस्सियों से बांधे हुए रुपयों की बड़ी बड़ी थैलियां उछाल रहा है, अट्टहास करता है। यह मजिस्ट्रेट है। इसकी कलम की नोक चमचम चमक रही है, इस्पात के चाकू की तरह। इसके चोगे में बगल से कोई एक बड़ी सी थैली ठूस रहा है, और यह लिखा हुआ फैसला काट रहा है, जैसे तेज चाकू से फेफड़ा चीर रहा हो। और ये तो बहुत सी छाएं हैं, दर्प से गुर्रा रही हैं। अधिकारी की धधकती आंच में इनकी ही आंखें चौंधिया रही। ओह, लगता है कि ये छायाएं बेंचों में समा गई हैं। ये बेंच धीरे धीरे सिसक रहे हैं। मैं पगला गया हूँ, पागल हो गया हूँ, कहीं कुछ तो नहीं। ना छायाएं, ना सिसकियाँ। हाँ, शायद पागल हो गया हूँ। इन रिटायर्ड बेंचों के पास बैठने से ऐसा ही हो जाऊंगा। मैं धीरे धीरे घर वापस लौट रहा हूँ और सुन रहा हूँ गरगराती आवाज़, दीनू भाई। हाँ बहन। और खट खट खुटखुट काम की गति की आवाज़, और हर आवाज़ में दीनू भाई की व्यथा, जो मुझे अपनी सी लग रही है।